मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकायाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद घर पहुंचा था मैं। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया। शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए और बदन पर भी कपड़े वैसे ही फटे पुराने थे, और उसमें वे अपना कुत्ते को भी उसी में ढक कर रखा हुआ था और खुद कपकपा भी रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड ही थी। मुझे ही जब इतनी ठंड लग रही थी, जो कि मैं बहुत ही सारे कपड़े पहना हुआ था और स्वेटर भी पहना हुआ था। मेरे पास कोट जैकेट भी था। फिर उस बूढ़े आदमी को कितना ज्यादा ठंड लग रहा होगा। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम से सकपका सा गया। मैंने मोंटे कैरो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वे बूढ़ा व्यक्ति, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वे कुत्ता बूढ़े की चादर छोड़कर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते की भागने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस बूढ़े का ख्याल मन में आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, बस बूढ़े के पास एक अधफटी चादर भी थी। फिर भी वे बूढ़ा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था, और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। मैं उसी समय उठकर अपने रूम में जितनी भी बेकार की चादर थी, कंबल थी, मैं उसको देने गया। कोई मुझे देखकर एकदम से बूढ़ा आदमी डर गया, लेकिन मेरे प्यार से थपथपाने पर वे समझ गया, और फिर उसके बाद यह सारे कंबल चादर ले लिया। मैं उनसे अपने ही घर के पीछे के बरामदे में उन्हें सोने के लिए कह दिया, क्योंकि ऊपर से छत तो था और कंबल भी मिल गया था। इसलिए वे उसी छत के कोने में सारे कंबल रजाई को लपेटकर सो गया। उसे सोता देखकर मुझे भी कुछ सुकून सा अनुभव हुआ। अब मैं भी अपने रूम में जाकर आराम से चैन की नींद सोया। बहुत थका हारा था, इसलिए मुझे भी नींद तुरंत आ गया। अब सुबह हुआ तो मैं वहां गया, पर वह बूढ़ा आदमी वहां पर नहीं था, और सारे कंबल रजाई वहीं पर तह करके रखा हुआ था। मुझे सुबह में टहलने की आदत है, इसलिए मैं कुछ दूर पर टहलने वॉक पर चला गया, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति पर भी मेरा ध्यान था। वो कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आया। मैं करीब उसे ढूंढते ढूंढते 9 बजे अपने घर आ गया। आज तो मेरा ध्यान उस बूढ़े व्यक्ति पर ही था। पता नहीं यह कहाँ चला गया, पता ही नहीं। मेरा वॉक पर आज जाना बहाना ही लग रहा था, पर वह नहीं मिला। मैं भी अपने ऑफिस के लिए 10 बजे घर से निकल गया। मेरा रोजाना का ड्यूटी था। 10 बजे जाते थे और रात के लगभग 11 या 12 बजे ही आ जाया करते थे। मुझे घर आने में बच जाया करता था। आज भी मैं लगभग 12 बजे ही घर आया। फिर से वही बूढ़ा आदमी मुझे वैसे ही वहीं पर फटे हुए चादर को लपेटे हुए लेटा हुआ था। मैं इतना सारा चादर कंबल दिया था, पर फिर भी वह एक भी कंबल चादर नहीं लिया था। वह अपना ही चादर ओढ़ा हुआ था। आज भी बहुत कड़ाके की ठंड था। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, आप कहाँ चले गए थे? मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा था, और आप एक भी कंबल या चादर क्यों नहीं लिए? फटे हुए चादर ही क्यों ओढ़े हुए हैं? आप ही को तो सारा दिए थे। पर वे बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रहा था। मैं उसे फिर से अपने रूम के बाहर
कमरे में ले गया और उसे कंबल से ढका और उसे बैठाकर गर्मा गर्म चाय पिलाया और मैं भी पिया साथ में पीता हुआ देखकर वो व्यक्ति बोला, बेटा तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। मैं तुरंत बोला, बाबा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप तो मेरे पिता के समान हैं और आप कल यहाँ से क्यों चले गए थे और एक भी चादर भी नहीं ली, आप कहाँ से आए हैं और आप ऐसे ठंड में क्यों भटकते फिर रहे हैं, क्या आपका घर परिवार नहीं है। मैंने एक ही सांस में बहुत सारे सवाल पूछ लिए। वे बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा घबरा रहा था पर मैं खुद शांत होकर सांत्वना दिया और इतना दया और सहानुभूति देखकर मुझे अपनी कहानी वह बूढ़े व्यक्ति सुनाने लगे। बेटा तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं किस प्रकार से ऐसे रह रहा हूँ, मुझे यह सारी चीजें सहने की आदत हो गई है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेरा भी जीवन अच्छे से कट रहा था, मेरा भी भरा पूरा परिवार था, लेकिन सब बिखर गया और मैं अकेला रह गया। बात 10 साल पहले की है। मैं अपने बच्चे लोगों के साथ घर में बहुत आराम से रहा करता था। मेरे 2 बेटे थे, रमेश और महेश। दोनों का शादी भी हो गया था। दोनों की पत्नियां भी बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी। मेरा और मेरे पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। मेरे पोते पोती भी थे, मुझे दादा दादा कहते नहीं थकते थे, मेरे आगे पीछे खेलते रहते थे। मेरा बड़ा बेटा रमेश बहुत बड़ा कंपनी में जॉब करता था। मैं उसका शादी अपने पसंद की लड़की से करवाया था। मेरे दोस्त की बेटी थी, मैं उसे बचपन से ही जानता था और रमेश भी पसंद करता था उसे। यह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे दोस्त भी थे और साथ में ही पढ़े लिखे और बड़े भी हुए, इसलिए रमेश भी शादी के लिए मान गया। शादी बहुत ही धूमधाम से हुआ। उसी समय रमेश की शादी भी एक और लड़की जो बहुत ही देखने में खूबसूरत थी और मेरे दोस्त की ही रिलेशन की थी, वो मेरे छोटे बेटे को पसंद आ गई, इसलिए उस लड़की से मैं अपने छोटे बेटे का शादी करवा दिया। मेरे दोनों बेटे के शादी 2 साल के अंदर ही हो गया। महेश का भी बहुत अच्छे कंपनी में जॉब था। दोनों बच्चे जॉब करते थे और मैं रिटायर हो चुका था। मेरा भी पहले जॉब था। एक दिन जब गर्मियों की छुट्टी हुई थी तब सभी बच्चे घूमने के लिए बहुत जिद कर रहे थे। वैसे तो कभी कभी अपनी ननिहाल चला जाया करते थे, लेकिन पता नहीं उस समय सभी को बहुत दूर कहीं घूमने का मन था, इसलिए हम सभी साथ में घूमने का प्लान बना रहे थे। रमेश ने टिकट भी करवा दिए थे, पूरी फैमिली साथ में क्योंकि जा रहे थे। नौकर रामू के सहारे घर छोड़ दिए थे। मेरा घर शाहपुर में मार्केट में ही है, लेकिन अब पता नहीं कैसा है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। असल में हुआ यह कि जब हम घूमने के लिए निकले उस समय तो सब ठीक था, पर पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। यह हम सभी का अंतिम सफर था। रास्ते में तो अच्छे से गुजरा, लेकिन हम जहाँ पर गए हुए थे वहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगा हुआ था और मेरे दोनों बेटे के बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरा रमेश का बेटा और महेश की बेटी दोनों साथ में घूमते घूमते पता नहीं उस मेले में खो गए। मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे खोजने के लिए निकला पर ढूंढ नहीं पाया। मैं भी रास्ता भटक गया था, लेकिन रमेश को मैं टकरा गया। जब सारी बात रमेश और महेश को पता चला तो दोनों यह मुझ पर ही गुस्सा होने लगे। उन्हें लगा कि मेरे कारण यह सब हुआ है। मैं बहुत समझा रहा था, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। इसी बीच में मेरी पत्नी का हाथ मेरे दोनों बेटों पर उठ गया। वे बोली, क्या अपने पिता से ऐसे कौन बात करता है, बच्चे लोग मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे, इतना बड़ा भव्य मेला है और खुद निकले थे, इसमें तुम्हारे पिताजी की कोई गलती नहीं है। पूरी रात भर तक ढूंढते रह गए, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। दूसरा दिन हो गया था, पूरा अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन पता नहीं चला। तब से मेरे बेटे मुझे इस मेले में छोड़कर खुद अपने घर चले गए और मुझे कहे कि आपके घर आने की अब जरूरत नहीं है। जब तक मेरे दोनों बच्चे नहीं मिलेंगे, मैं और मेरी पत्नी इस मेले में रह गए। हमें भी बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे दोनों पोते पोती कहाँ गए, लेकिन मिल ही नहीं पा रहे थे। जब तक वहाँ मेला रहा तब तक हम दोनों भी वहीं रहे, अपने पोते पोती को ढूंढ रहे थे और वहीं पर कुछ काम करके खा पी लिया करते थे। मेला लगभग 15 से 20 दिन तक चला और मेरे बच्चे तो घर जा चुके थे। बस हम बूढ़े माँ बाप को छोड़कर
अपने बच्चों का गम लेकर। पता नहीं भगवान को भी क्या मंजूर था। पूरे 1 साल तक हम दोनों मियाँ बीवी भटकते रहे, लेकिन बच्चे नहीं मिले। मेरे पास नंबर भी नहीं था किसी का, और मेरे बेटे दोनों में से कोई भी मुझे ढूंढते हुए कभी भी यहाँ तक नहीं आए। मैं उसी शहर में जहाँ मेला लगा हुआ था वहीं पर आसपास झोपड़ी डालकर रह रहा था कि काश कभी न कभी मेरे बच्चे पोते पोती आएंगे, लेकिन नहीं आए। मेरा जॉब का पैसा तो मेरे पास आता ही था, डाक द्वारा आ जाया करता था। मैं पता यहाँ का दे दिया था। उसी समय जब मेरे बेटे मुझे यही मेले में छोड़कर जा रहे थे, तो उनसे ही मोबाइल लेकर कॉल करवा दिया था, क्योंकि मैं तो फोन अपने पास नहीं रखता था कभी, इसलिए यही का पता दे दिया था और आ जाया करता था पैसा। मेरा और मेरी पत्नी का खर्चा चल जाया करता था। अभी भी तलाश था मेरे पोते पोती का, लेकिन वह नहीं मिल पा रहे थे। साल भर के अंदर फिर उसी टाइम इस जगह पर फिर से मेला लगा। एक आस लगा कि शायद हो सकता है कोई परिवार द्वारा चले गए हो तो यहाँ पर मिल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। उस मेले में का एक आदमी ही उन दोनों को अपने साथ ले गया था, क्योंकि जब मेले का पंडाल लग रहा था उसी समय में मैं मेन गेट पर बैठ गया था, क्योंकि जहाँ पर एंट्री होता है मेले का वहीं पर हम और मेरी पत्नी दोनों बैठे हुए थे। मेले की शुरुआत में ही मेरे पोते पोती मुझे मिल गए, लेकिन मेरे पास तो घर का नंबर ही नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खबर नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन जाने के लिए सोच रहा था कि मैं वहां जाकर उनके बच्चे दे दूं, और मैं भी तो 1 साल से बाहर रह रहा हूँ, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर। जब मेला खत्म हो गया और मेरा पेंशन आ गया था, तब मैं बच्चे लोग को लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर चला गया। लेकिन जब मैं घर गया तब वहाँ का वातावरण देखकर मुझे अचंभित हुआ कि मेरा ही परिवार है, मेरा ही घर है, यह कहीं और मैं आ गया हूँ। क्योंकि जब मैं घर पहुँचा तो उस घर का 2 हिस्सा हो चुका था। हमें लगा कि शायद बच्चों की ही वजह से हुआ है। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे हमेशा, लेकिन अपने बच्चे को देखकर भी बहुत खुश हुए और गले लग गए। उस समय सब साथ में हो गए थे, लेकिन फिर से वही झगड़ा स्टार्ट हो गया था। तुम्हारे बच्चे की वजह से मेरा बच्चा भूल गया था। दोनों बेटों और बहू का बात यही था। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अपने अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चले गए, लेकिन हम दोनों का आशीर्वाद तो लेना दूर का बात, हमें घर के अंदर आने के लिए भी नहीं बोले, और हम दोनों को अनदेखा कर घर के अंदर चले गए। मेरी पत्नी मेरी और देख रही थी और इशारे से पूछ रही थी कि अब क्या किया जाए, किस तरफ चला जाए, क्योंकि अब तो घरों का 2 हिस्सा हो चुका है। पहले कहाँ जाए, हम दोनों के कौन अपने साथ रखेगा, हम दोनों के लिए जगह भी वहाँ होगा कि नहीं। और वैसा ही हुआ। सबसे पहले हम दोनों अपने बड़े बेटे रमेश के घर में गए, लेकिन वहाँ पर तो एक गिलास पानी भी नहीं मिला, और ऊपर से मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा गया। बोले कि आप छोटे बेटे के पास जाकर रहिए, आप ही की वजह से मेरा बच्चा भूल गया था। मैं दोबारा नहीं चाहता हूँ कि फिर से वैसा ही हो। हम दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। बहुत ही थके हुए आए थे, लेकिन ऐसी दशा होगा हमें पता ही नहीं था। जब छोटे बेटे महेश के पास गए तब उस समय आंगन में कोई भी नहीं था। हाँ, जो पोती को मैं ढूंढकर 1 साल के बाद लाया था वह कुछ खा रही थी, इसलिए मुझे देखकर मेरे पास आई और मुझे भी अपने साथ ही बैठाकर खिलाई और पानी भी पिलाई। तब जाकर मुझे और मेरी पत्नी को कुछ चैन आया। थोड़ी देर के बाद महेश और उसकी पत्नी भी आ गए। मुझे वहां पर देखकर वह भी अनदेखा करने लगे, और फिर थोड़े देर के बाद महेश खुद बोला, पिताजी आप यहाँ पर कितनी देरी के लिए आए हैं? यह जवाब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं बोला, बेटा मेरा ही घर है, मैं हरदम के लिए यहाँ आया हूँ। इस पर महेश बोला, नहीं, अब इस घर में मेरा अधिकार है, सिर्फ आपको कहीं और आपको जाकर रहिए। मेरी पत्नी को तो वहीं पर चक्कर आ गया और वह गिर गई, जिससे उसकी माथे पर बहुत कस की चोट लग गया और उसकी वहीं पर दर्दनाक मृत्यु हो गया। यह सदमा मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मुझे भी कुछ दिनों के बाद घर से बाहर निकाल दिया गया।
मेरी मनोदशा की स्थिति अच्छी नहीं था, इसलिए मोहल्ले वाले मुझे पागल खाने के अस्पताल में भर्ती करा दिए। वहाँ पर मेरा इलाज चला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मुझे घर छोड़ दिया गया था, लेकिन घर से मुझे तुरंत ही बाहर फेंक दिया गया। दोनों बेटों में से कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं घूमता फिरता इस शहर में आकर रहने लगा। मैं जब पागल था, दिमाग मेरा खराब हो गया था, उस समय मेरा पैशन भी रोक दिया गया था, इसलिए मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं कहीं ना कहीं कुछ मांग कर खा लिया पी लिया करता था, कुछ काम करके, और ऐसे ही मेरे 10 साल गुजर गए। बेटा, कल जब तुम मुझे चादर दिए थे तन ढकने के लिए, तो मैं इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि मैं किसी का भी सामान ऐसे ही कैसे रख सकता हूँ। इस पर मेरी भी आंखें में आंसू आ गया था। मैं उन्हें उनका घर तो नहीं दिलवा सकता था, लेकिन मैं आदमी होने के नाते उन्हें ठंड में ठिठुरते हुए भी नहीं देख पा रहा था और अपने घर पर भी नहीं रख सकता था। इसलिए मैं उन्हें उसी समय आश्वासन दिया और बोला कि आपको ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां आप जैसे बहुत सारे व्यक्ति रहा करते हैं और आपके वहां पर आराम भी मिलेगा और आपको किसी से मांगने के भी आभास नहीं होगा। उन्हें सुबह तक रुकने के लिए कहा कि मुझसे मिलिएगा जरूर अगले दिन। मैं दूसरे दिन सुबह में ही उन्हें वृद्धाश्रम लेकर चला गया। वहां पर उपस्थित हुए अपने जैसे बहुत सारे बुजुर्ग आदमी और औरतों को देखकर बहुत खुश हो गए, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिए। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पारिवारिक स्टोरी अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।